हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। और आज का टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन है कि आखिर क्या करना चाहिए। हार्ट में अगर ब्लॉकेज हो जाए तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? बाईपास सर्जरी नंबर वन, या फिर एंजियोप्लास्टी जिसमें स्टेंट डाल दिया जाता है, नली डाल दी जाती है, या फिर कुछ ना कराएं, सिर्फ दवाइयाँ। तो यही टॉपिक है, बने रहिए मेरे साथ। लेकिन उससे पहले मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बंधा परवर थाम लो जिगर। जी हाँ, थाम लो जिगर, यूं गया और यूं आया। तो यही टॉपिक है। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि एंजियोग्राफी कराने की जरूरत नहीं है, जहां पे बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि एंजियोग्राफी कराओ ही मत। ठीक है, तो मुझे लगा कि इतनी कंट्रोवर्सी के बीच में मुझे बताना चाहिए कि आखिर ट्रीटमेंट एक्चुअल होना क्या चाहिए। अगर ब्लॉकेज हो जाए हार्ट के अंदर, अगर नाड़ियां बंद हो जाएं तो क्या करना चाहिए। देखो, अ, सब इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी पहली चीज की हार्ट की ब्लॉकेज कितनी है। दूसरा, क्या हार्ट अटैक तो नहीं है। हार्ट अटैक भी अगर है तो किस प्रकार का हार्ट अटैक है। दूसरा, हार्ट अटैक नहीं है लेकिन ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज के सिम्टम आ रहे हैं। उसको जब सिम्टम आते हैं तो हम बोलते हैं एंजाइना। कि बहुत जो क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है हार्ट अटैक, हार्ट की ब्लॉकेज का, जब हार्ट ब्लॉकेज होती है तो आपके सिम्टम क्या होता है कि चलने पे आपको या तो सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, या छाती में भारीपन लगता है, या पसीना आता है चलने में, है ना। तो ये कॉमन सिम्टम होते हैं, चलने में ये शुरू हो जाते हैं। पहले आप 4 किलोमीटर का चक्कर लगा लेते थे पार्क का, अब आप 2 किलोमीटर में ही हाफ जाते हो। तो इसका मतलब कि ये एक एंजाइना के सिम्टम है। डॉक्टर बोलता है जी आप गोली ले लो सॉफ्टेट की, जीभ के नीचे रख लो, अगर आपको ऐसा लगता है आप रखते हो और आपको आराम मिल जाता है, या आप रुक जाते हो तो आराम मिल जाता है। तो क्लासिकल सिम्टम होते हैं एंजाइना के। एंजाइना में भी दो तरह का एंजाइना होता है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना मतलब आप आराम से 1-2 किलोमीटर चल लेते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, फिर थोड़ा सा दिक्कत होती है, आप रुक जाते हो तो ठीक हो जाते हो। तो ये तो हो गया स्टेबल, मतलब आप स्टेबल हो, आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अनस्टेबल एंजाइना ये होता है कि आप थोड़ा सा चलने पे ही आपकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है, या आपको छाती में दर्द शुरू हो जाता है, या बैठे बैठे भी आपको कई बार ऐसा दर्द या इस तरह की घबराहट शुरू हो जाती है। कोई जरूरी नहीं कि हमेशा चलने पे आपको चेस्ट पेन ही हो या सांस ही फूले, घबराहट भी हो सकती है। घबराहट एक ऐसी चीज है जहाँ पे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है एंग्जाइटी है ना, ये है वो है, लेकिन होता है वो हार्ट प्रॉब्लम है। तो ऐसा कई बार देखा गया है। तो एनीवेज, तो ये जो सिम्टम होते हैं एंजाइना के, स्टेबल एंजाइना बोलते हैं कि जब आप स्टेबल हो, नो डाउट आपके ब्लॉकेज के सिम्टम आ रहे हैं पर आपको ज्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम वाम कर पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। ठीक है। और ये तब होता है जब आपकी हार्ट की ब्लॉकेज बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन ये भी बता पाना बड़ा मुश्किल होता है कि 50% है, 60% है, 70% है, ये है 80% है, ये कोई नहीं बता सकता कि अगर स्टेबल एंजाइना है तो एग्जैक्ट ब्लॉकेज कितनी होगी। इसीलिए मैंने बोला था कि बिना एंजियोग्राफी कराए कोई नहीं बता सकता कि एक नाड़ी ब्लॉक है, दो नाड़ी ब्लॉक है, या सारी की सारी, क्योंकि ईसीजी कई बार नॉर्मल भी आ जाता है, तो आप ईसीजी के भरोसे नहीं रह सकते। ठीक है, पहली चीज तो हो गया स्टेबल एंजाइना। दूसरा हो गया अनस्टेबल एंजाइना, कि पहले आप को प्रॉब्लम 1 किलोमीटर पे होती थी, अब आपको 500 मीटर पे भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, अब आपको 200 मीटर चलने पे भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वही प्रॉब्लम जो पहले होती थी, या नए सिम्टम डेवलप हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। या फिर बैठे बैठे या थोड़ी सी 2-4 सीढ़ियां चढ़ने से भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो मतलब कम एक्सर्शन पे भी प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। और हार्ट अटैक का आपको पता ही है। लेकिन हार्ट अटैक में भी दो तरह के हार्ट अटैक होते हैं। एक होता है एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई, स्टेमी जिसको बोलते हैं, और एक होता है जिसमें एसटी सेगमेंट बढ़ा हुआ नहीं है, नॉन स्टेमी। तो ये एक टेक्निकल चीज है जो डॉक्टर की समझ में आएंगी, एक आम आदमी की समझ में नहीं आएंगी। अब यहीं पे आता है सारा खेल कि क्या करना चाहिए। अब एक पेशेंट तो वो है जो जिसको हार्ट अटैक हो गया है, उसके पास तो कोई चारा ही नहीं है, उसको तो सिंपली हॉस्पिटल में जाके एंजियोग्राफी करा के और उसके बाद डिसाइड करना पड़ता है डॉक्टर्स को कि इसकी ब्लॉकेज कैसी है, क्या इसमें स्टंट डल पाएगा या इसकी बाईपास सर्जरी होगी। यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता दूं कि शुरू के, अगर तो एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई है, तो शुरू के 12 से 72 घंटे के अंदर अगर आपकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है तो काफी फर्क पड़ जाता है, अच्छा रहता है, रिजल्ट अच्छे रहते हैं। नॉन जो सेगमेंट एलिवेटेड है,
ठीक है, उसमें अगर 24 घंटे के अंदर हो जाए तो बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। लेकिन बात यह है, कई बार मैंने पहले भी बताया था कि अगर तीनों नाड़ियों में ब्लॉकेज है और आपको एडवाइस किया गया है बाईपास सर्जरी द्वारा, और कार्डियोलॉजिस्ट खुद बोल रहा है जिसने एंजियोग्राफी करी कि तीनों नाड़ियां बंद है, आपकी बाईपास सर्जरी होनी चाहिए, लेकिन आप अड़ जाते हो कि मैं बाईपास सर्जरी नहीं करूंगा, कोई और रास्ता बता दो, कोई भाई स्टंट स्टंट डाल दो। तो डॉक्टर कहता है ठीक है भाई, उसका क्या जा रहा है वो, है ना। जो अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट होगा, जो जेन्युइन कार्डियोलॉजिस्ट होगा, वो अपनी जिद पे अड़ा रहेगा, वो कहेगा नहीं सर आपको बाईपास ही करानी चाहिए, वैसे अब आप स्टेबल हो लेकिन आपको बाईपास ही करानी चाहिए, क्योंकि ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, डिफ्यूज ब्लॉकेज है, तीनों नाड़ियां बंद पड़ी हैं या दो मेन नाड़ियां बंद पड़ी हैं, आपको ब्लॉकेज इतनी है कि आपको बाईपास सर्जरी करानी चाहिए। अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट तो अपनी बात पे अड़ा रहेगा, लेकिन जिसके मन में थोड़ा सा भी होगा या फिर पेशेंट ज्यादा जिद्दी है और उसको जान बचानी है, तो कहेगा ठीक है भाई, एक स्टेंट मैं अभी डाल देता हूँ, एक बाद में डलवा लेना है, दो डाल देता हूँ, तीन डाल देता हूँ। तो जहां पे मल्टीपल ब्लॉकेज होती है वहां पे स्टंटिंग का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, कुछ दिनों के बाद फिर दोबारा ब्लॉकेज होने के चांसेस रहते हैं, जैसा कि राजू श्रीवास्तव जी के साथ हुआ। मुझे आज भी लगता है कि शायद पता नहीं उनके साथ क्या लोचा था, कुछ ना कुछ लोचा रहा है उनके साथ, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, चलो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उस टॉपिक को नहीं छेड़ूंगा। दूसरा ये कि तो अगर डॉक्टर ने खुद बोला है कि बाईपास सर्जरी करा लो, वो भी कार्डियोलॉजिस्ट कह रहा है जिसका बेनिफिट स्टंट में ज्यादा है, लेकिन आप नहीं मान रहे हो, आप कहते हो नहीं सर मैं नहीं कराऊंगा, फिर या तो आप उस समय कुछ भी नहीं कराते, फिर बाद में आप कहते हो जी बस, फिर आप इधर उधर भागते हो, कोई कहता है ईसीपी करा लो, कोई कहता है जी ये वाला ट्रीटमेंट करके देख लो, ये फलाना कर लो, ढिमका कर लो। अब यहाँ पे लोचा बड़ा सारा है, ठीक है। अब आपको पता चल गया आपकी ब्लॉकेज 90% है ना, तीनों नाड़ियां बंद पड़ी हैं। मैं सच बताऊं तो मैंने बड़े सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जहां पे वो मेडिसिन पे कई साल गुजार गए, 20-20 साल गुजार गए, और कईयों ने बाईपास सर्जरी करा ली तो वो भी काफी साल गुजार गए, और कहीं ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ भी नहीं कराया तो वो टपक भी गए, चले गए इस दुनिया से। तो ये चीज जो है, ये पता लगा पाना कि कौन सा आप, अब में से कई लोग सवाल कहते हैं सर आप गारंटी दोगे एंजियोप्लास्टी की या बाईपास सर्जरी की? गारंटी तो कोई भी नहीं देगा, कोई डॉक्टर गारंटी नहीं देगा। ओवरऑल रिजल्ट देखे जाते हैं कि 100 में से कितने परसेंट पेशेंट ठीक होते हैं और कितने परसेंट को नहीं ठीक किया जा सकता, ये परसेंटेज देखी जाती है। मोटा मोटा अगर देखा जाए तो जो 1 ईयर, 1 साल के बाद देखा गया कि 99% के आसपास, 98% के आसपास लोग ठीक रहते हैं। 10 साल के बाद 85-86% तक पेशेंट ठीक रहते हैं, चाहे एंजियोप्लास्टी हो या फिर बाईपास सर्जरी हो। इवन 30-30 साल तक लोगों को मैंने देखा है ठीक ठाक चलते हुए। लेकिन अगर कोई मेरे से ये कहे जी हम तो दवाइयां पे ही रहना चाहते हैं, तो भाई मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा, सिर्फ आपकी किस्मत, आपका लाइफस्टाइल, आप कितनी मेहनत कर सकते हो, कितना अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, इस पर डिपेंड करेगा। और आपके हार्ट की हालत कैसी है, आपकी एज कितनी है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। एक आदमी 70-80 85 साल का, 80 साल का है, मल्टीपल ब्लॉकेज है, किडनी भी थोड़ा बहुत वीक है, हार्ट भी वीक हो गई है, मसल भी वीक हो गई, ऐसे पेशेंट में बहुत ज्यादा हालत ठीक नहीं रहती है, चाहे एंजियोप्लास्टी कर दें कुछ भी कर दें, तो उनकी प्रोग्नोसिस तो पुअर ही रहेगी एक जवान लड़के से, ठीक है। अब एक इंसान को एक सिंगल नस ब्लॉक हुई और उसका हार्ट भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, एंजियोप्लास्टी हो गई, तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि उसकी एक ही नस ब्लॉक थी। तो और आने वाले टाइम में आप क्या करते हो, क्या आप स्मोकिंग बंद करते हो, क्या आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हो, क्या आप प्रॉपर मेडिकेशन लेते हो जो आपको बताई गई, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है आपकी एंजियोप्लास्टी, आपकी बाईपास सर्जरी का रिजल्ट कैसा रहेगा, ठीक है। शुरू एंजियोप्लास्टी जो होती है, किसको बोलते हैं एंजियोप्लास्टी की, जब आपकी जो ब्लड वेसल जो ब्लॉक हुई है उसको खोला जाता है, चौड़ा किया जाता है, उसके अंदर एक नली डाल दी जाती है जिसको स्टेंट बोलते हैं, और आजकल ड्रग एल्यूटेड जहां दवाई लगी होती है वो वाला स्टेंट यूज करते हैं, और आजकल बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के स्टेंट आ गए हैं, वो पहले वाली बातें नहीं रही, अब बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन अगर कोई ब्लॉकेज होनी होती है तो 6 महीने के अंदर दोबारा हो जाती है, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है, हार्डली मैं बताऊं 95% तक तो कुछ नहीं होता किसी भी पेशेंट को। तो 6 महीने के अंदर कुछ होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद सब ठीक चलता ही रहता है ज्यादातर लोगों को। ऐसा नहीं है कि हाँ, टाइम के साथ साथ 5 साल के बाद मैंने बताया कि जैसे 10 साल के बाद 85% तक, 10 ईयर सर्वाइवल 85-86% तक देखा गया इनका पोस्ट एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के बाद, है ना। और 30 साल तक अगर देखा जाए तो फिर वो अलग परसेंटेज नो डाउट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा कम होती जाएगी। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मैं सिर्फ दवाइयों पे रहूं तो दवाइयों पे किसको रहना है,
दवाइयों पे किसको रहना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपकी एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी इस बात पे बहुत डिपेंड करती है कि आप अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करते हो, आप स्मोकिंग करते हो, आप दवाइयां टाइम पे खाते हो, आपका हार्ट की मसल कितनी स्ट्रांग पहले से थी एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, वो भी बहुत डिपेंड करता है। अगर किसी की हार्ट की मसल वीक हो चुकी है तो उसकी प्रोग्नोसिस उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। हालांकि थोड़ी बहुत अगर वीकनेस है मसल की तो वो टाइम के साथ ठीक भी हो जाती है। आजकल बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन भी आ गई है। अब मेडिसिन किसको खानी है? पहली चीज जो स्टेबल एंजाइना है, मैंने बोला ना स्टेबल एंजाइना, जहां पे आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, आप चलते हो और आराम से 2-3 किलोमीटर चल लेते हो, थोड़ा सा पेन होता है फिर आप रुक जाते हो, तो ऐसे पेशेंट में आप मेडिसिन के सहारे निकाल सकते हो काफी साल तक, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में मुझे नहीं लगता कि एंजियोप्लास्टी का कोई बहुत ज्यादा रोल है। और हाँ, नो डाउट फिर आप एंजियोग्राफी करके भी देखना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि स्टेबल एंजाइना तो इसमें हम क्यों कराएं, तो ठीक है, आप अगर ये नहीं कराना चाहते तो आप अपना मेरे देखो सीटी एंजियोग्राफी करा के देख सकते हैं। सीटी एंजियोग्राफी में आपको पता चल जाता है काफी हद तक ब्लॉकेज की कितनी है। 100% एक्यूरेट तो नहीं होते, फिर भी एक आइडिया लग जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको अपनी स्थिति का, कंडीशन का बिल्कुल ठीक पता होना चाहिए। और स्टेबल एंजाइना में मुझे लगता है कि मेडिकल थेरेपी ज्यादा बेनिफिशियल है। अनस्टेबल एंजाइना में, जहां पे मैंने पहले बताया अनस्टेबल एंजाइना किसको कहते हैं, हार्ट अटैक में मुझे अभी भी लगता है कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी ज़्यादा बेनिफिशियल है। लाइफ की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है, एफिकेसी अच्छी हो जाती है और आगे सर्वाइवल भी अच्छा रहता है। लेकिन जहाँ पे कुछ भी नहीं किया जा सकता, वहाँ पे नाड़ियाँ ऐसी हो चुकी हैं जहाँ पे ना तो बाईपास सर्जरी करी जा सकती है, जहाँ पे एंजियोप्लास्टी भी नहीं की जा सकती, हार्ट की मसल भी वीक हो चुकी है, तो दवाइयों पे रहने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता, वो एक मजबूरी है। लेकिन जहाँ मजबूरी नहीं है तो वहाँ है वो शुरुआती फेज स्टेबल एंजाइना, जहां पे दवाइयों के सहारे काफी साल तक निकल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि गारंटी तो कोई आपको किसी चीज की नहीं है। किसी भी सर्जरी में गारंटी नहीं होती, पहले साइन कराए जाते हैं, ये बात सच है। मैं ये सिर्फ इतना बोलता हूं कि इन सब चीजों के करने के बाद आप कितना साथ देते हो अपनी बॉडी को, अपना सपोर्ट देते हो, ये बहुत मायने रखता है। और ये मैं फिर बात कर रहा हूं कि किस्मत का बहुत बड़ा रोल है। मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जहां पे 99% ब्लॉकेज के साथ, और उन्होंने एंजियोप्लास्टी नहीं कराई, कुछ नहीं कराया, और 20-30 साल निकाल गए। मैं वीडियो भी बना चुका हूं ऐसे पेशेंट के, निकाल गए हैं दवाइयों के सहारे। कुछ नहीं तो दवाइयां भी कुछ नहीं करी, सिर्फ अपना लाइफस्टाइल ही करा। तो ये सब आपकी किस्मत है, टोटल किस्मत है, मैं सच बता रहा हूं। तो अगर आप किस्मत के सहारे चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको क्लियर कट बता दिया कि कहाँ पे। हाँ, और बाईपास सर्जरी के बाद भी दवाई खानी पड़ती है 1-2, और अगर सिम्टम आते हैं तो कुछ और दवाइयां भी ऐड करनी पड़ती हैं। कई बार एंजियोप्लास्टी के बाद बाईपास सर्जरी भी होती है, जब दोबारा से अगर ब्लॉकेज हो जाए तो ये सब डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है। लेकिन हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि जहाँ स्टेबल एंजाइना है, जहाँ ब्लॉकेज माइनर ब्लॉकेज है या मॉडरेट ब्लॉकेज है, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है ना, और तो वहाँ पे आप मेडिसिन के सहारे निकाल के देख सकते हैं। फिर भी लेकिन ये भी देखा गया माइनर ब्लॉकेज में भी हार्ट अटैक होते हुए देखे गए, मृत्यु देखी गई है, सडन डेथ अभी भी हो रही है इतनी सारी। तो सब कुछ मुझे अब तो ये लगता है कि आपकी किस्मत का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। लेकिन फिर भी अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें। किस्मत तो एक तरफ है, आप रास्ते में जा रहे हो, पीछे से गाड़ी मार जाए, ठोक जाए, आप तो अपनी गाड़ी सही चला रहे थे, तो उसमें आप क्या कर सकते हो। तो वही बात है, यहाँ पे किस्मत का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैंने बहुत क्लियर कट समझाने की कोशिश करी है कि किस केस में क्या करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी कि आप, जिद है आपकी। और रही बात ईसीपी की, वो जो मैं उस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उस पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल उसका लगता नहीं है। सिर्फ आप ट्रायल मार के देख सकते हैं, आपकी किस्मत है। लेकिन उसको एंजियोप्लास्टी का वो मत बनाएं, सब्स्टिट्यूट, बाईपास सर्जरी का सब्स्टिट्यूट ना बनाएं, ठीक है। सिर्फ, और अगर आप नेचुरल बाईपास जिसको ये लोग बोलते हैं ईसीपी को, वो आप खुद भी कर सकते हैं। वॉक रेगुलर करें, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, शुगर कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल ठीक करें, है ना, और मोटापा कम करें। तो ये सब चीजें भी नेचुरल बाईपास की तरफ ही लेके जाती हैं। आप अपने आप भी कर सकते हैं घर बैठ के, तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके काफी चीजें चेंज हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। आप अपना डॉक्टर नवनीत कालरा, उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। शुक्रिया जनाब आली। इसको कहते हैं कि किस्मत। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा। जी हाँ, आपका क्या होगा जनाब आली, मुझे नहीं पता। मेरे ये टूट गया है, इसको भी हाथ से पकड़ के बनाना पड़ेगा कुछ दिन तक, मुझे लगता है यार, मेरी किस्मत। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय।